नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत शुक्ला आज आप सभी के बीच फिर से उपस्थित हूँ अपने एनटीए नेट का जो सिलेबस है 25 कोड संस्कृत का जो 7वां यूनिट हमने कल से उसमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ना शुरू किया था। कल हमने देखा अरस्तु के बारे में एवं उनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ा, जिस पे आप सबकी बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया रही। हम प्रेरित हुए, हमें लगा क्यों ना सभी पे बनाया जाए। वैसे भी मैं सोच के आया था कि कम से कम 3 वीडियो तो बनाऊंगा ही। तो आज आप सभी के बीच आया हूँ लॉन्जाइनस के बारे में चर्चा करने के लिए। ठीक है, तो लॉन्जाइनस भी एक ग्रीक या यूनानी जो है काव्यशास्त्री रहे हैं, काव्यालोचक रहे हैं। तो देखते हैं, जैसे प्लेटो और उनके शिष्य अरस्तु, यूनानी काव्यशास्त्र में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक उसके बाद अगर किसी का नाम आता है तो लॉन्जाइनस। इनका जो समय है वो बड़ा विवादित है, न इनका कुछ अता पता है कि ये कहाँ जन्म लिए, कौन इनके माता पिता थे, कब समय था। तो विद्वानों ने हालांकि बहुत इस पे विचार किया है, तो अंत में एक निष्कर्ष दिया कि इनका समय जो है प्रथम या तृतीय सदी के मध्य माना जा सकता है। ठीक है, और इनका ये जो नाम आप देख पा रहे हैं यहाँ, 2 नाम है। ठीक है, जो हम लोग एक मिनट, ये जो नाम है लॉन्गिनुस, ये जो है यूनानी नेम है। ठीक है, और ये जो लॉन्जाइनस है वो आपका इंग्लिश नेम है। ठीक, हाँ। तो अब इसमें देखेंगे कि इनके और भी 3 नाम ऐसे हैं जो प्राचीनतम पांडुलिपियाँ पाई जाती हैं यूनान की। उसमें देखा जाता है कि 3 नाम हैं, दियोन्युसियस या लोंजाइनस एवं दियोन्युसियस लोंजाइनस। ठीक है, अब ये जो 3 नाम हैं इस पे भी बहुत विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये 3 अलग अलग व्यक्तियों के नाम हैं। जैसे स्कॉट जेम्स करके हैं एक विद्वान, तो वो हालांकि इनके बारे में बहुत सारी उनकी कमेंट्री मिलती हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो लॉन्जाइनस हैं वो पालम्यूरा के हैं, जो कि सीरिया की रानी हैं जेनोविया, उनका एक मंत्री था लॉन्जाइनस। लेकिन इसी ग्रंथ का अभी हम आगे पढ़ेंगे, अनुवाद करते हैं, एक अनुवादक हैं रॉबर्ट्स और एटकिंस। ठीक है, वो इससे असहमत हैं, कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन स्कॉट जेम्स मानते हैं। आगे स्कॉट जेम्स ने इन्हें जो है पालम्यूरा का वीर कहा है और पहला स्वच्छंदतावादी जो है आलोचक भी कहा है। तो स्कॉट जेम्स को थोड़ा प्रामाणिक माना जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत विवाद है। खैर, ये बहुत चर्चा का विषय नहीं है। तो आगे देखिए, जिस प्रकार भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य स्वरूप व आत्मतत्व को लेकर विविध विचार हुए हैं, उसी प्रकार पाश्चात्य आलोचकों ने भी साहित्य या काव्य के मूल तत्व को खोजने का प्रयास किया है कि वस्तुतः काव्य या साहित्य का मूल तत्व क्या है। तो इस प्रयास में जो आपके लॉन्जाइनस हैं, उन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उदात्त सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए वे इसको काव्य का जो है एक श्रेष्ठ तत्व बताते हैं। कहते हैं कि ये अगर जिस काव्य में है वो काव्य को श्रेष्ठ बना देता है और कवि को प्रतिष्ठा भी दिलाता है, जो कि एक मुख्य उद्देश्य है काव्यम यशसे का। ठीक है,
उसके बाद बताते हैं ये जो ये जो सिद्धांत है वस्तुतः अभी हम समझेंगे कि क्या है उदात्त तत्व। ठीक है, अब ये जो इनका सिद्धांत है उदात्त तत्व वो वस्तुतः मिलता कहाँ है, तो इनका एक ग्रंथ है पेरीइप्सुस, ये यूनानी नाम है। पेरीइप्सुस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है औदात्य के विषय में। ठीक है, पेरीइप्सुस का शाब्दिक अर्थ है औदात्य के विषय में। एक इतालवी विद्वान हुए रॉबर्टेल्लो, जो 1554 ईस्वी में इस ग्रंथ को प्रकाशित किया। अब समझिए कि ये जो ग्रंथ था बहुत ही दुर्लभ ग्रंथ था, इस पे किसी का ध्यान ही नहीं था। मतलब पहली से तीसरी सदी के मध्य इनका समय माना जाता है। और रॉबर्टेल्लो ने इस ग्रंथ को प्रकाशित कब किया है? 1554। तो कितने शताब्दियों के बाद जो है ये ग्रंथ लोगों के सामने आया। फिर उसके बाद इसका इंग्लिश रूपांतरण भी किया गया, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हुआ। उसका नाम था ऑफ द हाइट्स ऑफ इलोक्वेंस। ठीक है, इसे जॉन हॉल एक हुए जिन्होंने 1652 में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करके प्रकाशित किया। फिर उसके बाद इसका फ्रेंच अनुवाद भी हुआ, जिसको फ्रांसीसी विद्वान बोलियो ने 1674 ईस्वी में किया। ठीक है, और जो इंग्लिश रूपांतरण हुआ था उसी को आधार मान के इसका हिंदी अनुवाद भी किया। उसका नाम दिया गया काव्य में उदात्त तत्व। डॉक्टर नगेंद्र और नेमिचंद्र जैन ने मिलकर इसे प्रकाशित किया। ठीक, अब देखिए सन 1928 में, हाँ अभी जो हम बात कर रहे थे कि स्कॉट जेम्स जो थे उन्होंने सन 1928 में लॉन्गिनस को बताया कि ये पहला स्वच्छंदतावादी आलोचक है स्कॉट जेम्स के अनुसार, और इसे ही उन्होंने पालम्यूरा का वीर भी कहा। अब एक नाम और बहुत है फेमस है जो कि पूछा जाता है, ये जो पेरीइप्सुस हमने पढ़ा, इनका जो ग्रंथ है लॉन्गिनस या लोंजाइनस का, उसका अंग्रेजी नाम ऑन द सबलाइम है। तो कभी कभी पेरीइप्सुस और ऑन द सबलाइम ये दोनों पूछ देता है, कि दोनों नहीं मतलब या पेरीइप्सुस पूछ देगा या फिर ऑन द सबलाइम पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है ऑन द सबलाइम पेरीइप्सुस का ही इंग्लिश नेम है। ठीक है, लोंजाइनस का जो औदात्य है उससे क्या अभिप्राय है? उसका अभिप्राय है श्रेष्ठता या ऊंचाई से। कैसी श्रेष्ठता? तो वस्तुतः देखिए तो ये जो ग्रंथ है मूलतः भाषण शास्त्र का ग्रंथ है, जो कि भाषण संबंधी शिक्षा का विज्ञान है, जिसका उद्देश्य ही है कि भाषण कला से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करना, ठीक है, या उनको प्रभावित करना। ठीक है, तो ये जो आप ग्रंथ देख रहे हैं ऑन द सबलाइम, आप देख सकते हैं उसकी फ़ोटो यही है। PDF आपको मिल जाएगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ये देखिए फ़ोटोज़ भी बात के विद्वानों ने बनाया ऑन द सबलाइम में। ठीक है, अब क्या है ये ऑन द सबलाइम, आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पेरीइप्सुस कैसा ग्रंथ है? तो ये ग्रंथ जो है कुल 60 पृष्ठों की जो है लघु कृति है। इसमें कुल 44 छोटे बड़े आकार हैं। उसमें एकदम लघुत्तम कुछ 2-3 पेजों में, मतलब 44 विभाग कर लें या 44 अध्याय कर लें। कुछ अध्याय ऐसे हैं जो 2-3 पेज में हैं, कुछ अध्याय जो अधिकतम है वो 7 से 8 पृष्ठों के हैं। ठीक है, तो इसके और भी कई ऐसे भाग हैं जो लुप्त हैं, कई ऐसे भाग हैं जो खंडित हैं। अपूर्ण और खंडित होने के बावजूद भी जो है एलन टेट ने इसे साहित्यालोचन की प्रथम पुस्तक तथा विमसार्ड एवं ब्रुक्स ने एक असाधारण लेख कहा है। जो कुछ भी उपलब्ध है उनमें बताया गया कि इसमें इसके कंटेंट क्या हैं, विषय वस्तु क्या है इसका। तो बताया कि भाषण कला, गद्य कविता शैली आदि अनेक जो ऐसे विषय उन पे विचार किया गया है। लेकिन इसके जो प्रमाण है वो अकाट्य हैं, मतलब इन्होंने बड़ी तार्किक तर्क संगत बात की है। इसका जो प्रथम भाग है उसमें जो तत्कालीन रचनाकार थे उनके जो काव्य थे उनमें जो साहित्यिक दोष थे उसको बताया गया। साहित्यिक दोषों में ये बताते हैं कि होती है वागस्फीति, शब्दाडंबर, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल देना, निष्प्राण वाक्य विन्यास, कोई दम ही न हो ऐसे वाक्य विन्यास का प्रयोग करना, ढीली शैली,
मतलब नीरस हो, कोई मज़ा ना आए, सस्पेंस न हो, अलंकारों के निष्प्रयोजन मतलब अनुपयुक्त रूप से, जहाँ जरूरी ना हो वहाँ भी अत्यधिक अलंकारों का प्रयोग करना, तो ये सब जो है साहित्य के दोष के रूप में इन्होंने बताया। ये तो पहला भाग था। दूसरे भाग में बताते हैं कि श्रेष्ठ भाषा शैली क्या होनी चाहिए, कैसे जो है उपयुक्त अलंकार योजना हो, भावों की व्यापकता और गहराई को कैसे काव्य में लाया जाए, शब्द के चयन में जो है कवि की प्रतिभा की क्या भूमिका होती है, इसके संदर्भ में भी इन्होंने बहुत सारी बातें की। ठीक है, तो कुल मिला के ये इनका 60 पृष्ठों की जो है इनकी लघु कृति है। 44 अध्याय कह लें या छोटे बड़े आकार में विभाजन, जो भी आपको समझ में आए कह सकते हैं। तो 44 याद रखना है मुख्यतः। ठीक है, अब आइए आगे हम देखते हैं और क्या है इनके बारे में। ज़्यादा नहीं है बस। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है उदात्त की परिभाषा। क्या दिया इन्होंने उदात्त की परिभाषा? उदात्त की परिभाषा में इन्होंने बताया कि अभिव्यक्ति की विशिष्टता और उत्कर्ष ही जो है वो औदात्य है। अर्थात इनका मानना है कि जो जितने भी सभी महान कवि या लेखक हुए या दार्शनिक विचारक हुए, वे सामान्य मृत्युलोक के आम प्राणी नहीं होते हैं। मतलब उदात्त एक ऐसा गुण है जो उन्हें सामान्य धरातल से ऊपर उठाकर एक विस्तृत मानस तक ले जाता है। उनकी मान्यता है कि जो श्रेष्ठ साहित्य का लक्ष्य है वो है पाठक के अंदर हर्षातिरेक को उत्पन्न करना। हर्षातिरेक मतलब एक जो परम आनंद की स्थिति है उसको उत्पन्न करना, जिससे कि जो पाठक है जो इस सांसारिक जगत है उससे ऊपर उठ जाए और मतलब आत्मविस्तृति की जो अवस्था होती है उसमें पहुंच जाए, जिसको अपने यहाँ जो अभिव्यक्तिवाद जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ ब्रह्मानंदास्वाद सहोदर की अवस्था बताई गई है। यानी जब रस की अभिव्यक्ति होती है तो जो पाठक या श्रोता या सहृदय जो होता है वो ब्रह्मानंदास्वाद सहोदर की अवस्था में, या यूँ कहें कि सांसारिक या बाह्य जगत की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब भूल जाता है जब वह रस की अभिव्यक्ति की अवस्था में होता है। इसी को इन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की विशिष्टता और उत्कर्ष ही औदात्य है। अब बताए कि ये जो अभिव्यक्ति की विशिष्टता और उत्कर्ष का औदात्य है उसमें क्या कारण, कैसे आएगा ये? तो बताए 5 स्रोत हैं इसके। पहला है महान विचार, दूसरा है प्रबल आभ्यंतर भाव, और तीसरा है अलंकार तथा छंद, चौथा है भव्य शिल्प विधान, और 5वां है प्रभावपूर्ण गरिमा। आप देखें तो ये पांचों एक दूसरे से संबद्ध हैं। महान विचार है आपके अंदर, आप बहुत विचार हैं, बहुत अच्छे अच्छे नैतिक विचार हैं, आदर्शवादी विचार हैं, लेकिन जब तक वो भावों से, आभ्यंतर भाव से, जो आपके अंदर आंतरिक भाव है, जब तक वे विचार उन आंतरिक भावों से नहीं जोड़ेंगे तब तक जो है एक उदात्त की जो सृष्टि होगी वो नहीं होगी। अलंकार और छंदों का आपको यथावत ज्ञान होना चाहिए। आपका जो शिल्प विधान हो, शब्द शिल्प विधान, वो भी भव्य होना चाहिए। गरिमा प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, जो भी आप लिख रहे हैं वो प्रभावी होनी चाहिए, तभी जो है उदात्त की अभिव्यक्ति होगी और अभिव्यक्ति में जो है विशिष्टता और उत्कर्ष आएगी। तो ये रहे आपके लॉन्जाइनस या लॉन्गिनस। अभी एक और बचे हैं बेनेडेत्तो क्रोचे, तो उनको भी हम पढ़ेंगे। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।